भाई कंफ्यूज मत होना कोई भी। पहले तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमसे ज्योमेट्रिकल नेम पूछता है तो ज्योमेट्रिकल नेम लिखना है, यानी कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये लिखना है। अगर हमसे एल्जेब्रिकली नेम पूछ रहा है, ये वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट नॉन सोल्यूशन है, तो हमें वो लिखना। ओके, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एवरीवन। मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। और इस वीडियो से पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में जो भी बेसिक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आए थे उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इस सीरीज़ का मतलब ही है कि यहाँ पे हम चैप्टर वाइज पहले एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे आप बेसिक के लेवल के स्टूडेंट के हैं या फिर आप स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, आपके लिए हम वो क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं और जो भी आप चाहते हैं हमसे वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम भी अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपकी दी हुई फीडबैक को इंक्लूड करके वीडियोज़ को और भी बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो कहीं ना कहीं 9th क्लास में आप पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वहाँ पे बहुत छोटा सा चैप्टर आप पढ़ते हैं, वहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी टाइप भी चैप्टर होता है जहाँ पे आप रेसिपी समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में भी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब क्लास 10th की बात करते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी एट ए टाइम आप दो इक्वेशंस की बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है, जो भी कंडीशन है उसके थ्रू हम वो डिमांड को पूरा करता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, हम उसका सोल्यूशन जो भी हमें निकालना है वो देखिए। अगर हम बात करें आज के इस चैप्टर के कंटेंट की, तो क्या कंटेंट रहने वाला है कि ओवर द वीडियोस में इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूँ, तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो वीडियो है इसके अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो हम कवर करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, थोड़ा बहुत हम वो भी देखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद आएगा वो है आपका ग्राफिकल मेथड। हालांकि ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आज इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस पर आने वाले वीडियोस में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ के हेल्प से हम किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, एक तो वो सीखेंगे। इसके अलावा दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या आता है कि आपको मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख के या उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप ये बता सकते हैं अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, मज़ा आएगा। और इसमें से बोर्ड के अंदर ना एमसीक्यू आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस वाले कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का आपका ये चैप्टर होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और बोर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे लिए तो एक एक पॉइंट मैटर करता है, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमें एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बोर्ड में तो अभी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दी कि अगर आपके कंसेप्ट यानी कि आपकी बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप कितने भी कुछ भी कर लीजिए, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, अगर आप क्लास 10th में अभी आए हैं, आपको फर्स्ट सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ से आपके अच्छे से क्वेश्चंस के हेल्प से या जो भी आप कंसेप्ट पढ़ेंगे वहाँ से आपके बेसिक फंडास जो है ना, फंडामेंटल, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसमें आप अपने लेवल से ऊपर चढ़ के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। ओके, आगे की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो ये जो हम पढ़ेंगे ना ग्राफिकल मेथड, इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 जो है मोस्टली इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे और ग्राफ के अलग अलग सोल्यूशन के क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम एल्जेब्रिक मेथड्स की देखेंगे। एल्जेब्रिक मेथड मतलब मैथमेटिकल सोल्यूशन जो हम निकालते हैं सॉल्व करके। इसके अंदर हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ को निकालना, ठीक है, और उसकी हेल्प से फिर दूसरा वेरिएबल फाइंड करना, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे याद रखना हर बार आपके पास टू वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमारा मेन कोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। एलिमिनेशन की बात करें तो किसी एक वेरिएबल को एट अ टाइम हम एलिमिनेट करेंगे ताकि दूसरे की वैल्यू है, फिर उसकी हेल्प से पहले वाले की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने आपको छोटा छोटा ब्रीफ बता दिया, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आप देखेंगे यार इस तरीके से भी ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, फ्लो चार्ट दे दिया इस चैप्टर से रिलेटेड कि हम क्या क्या कवर करेंगे। और ये जो है ना आपकी आने वाली एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में कवर होंगे। तो ये सारे इस तरीके से हमारे इस चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट रहेगा। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के देख चुके हैं, तो इसके भी देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस लेवल क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और क्या यहाँ से हमारे कंसेप्ट जो हम सीखते हैं वो वहाँ पे हमें काम आते हैं या नहीं। तो एक आपको अच्छा खासा आइडिया यहाँ से मिल सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो सबसे पहला इसमें पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या, ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैं क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम चैप्टर बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं एकदम थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो लंबा लगे तो आप इसको 2x करके देखिए ना, पर मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो, इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस, है ना। अब देखो, जब हम क्लास 9th में थे तो हमने अलग अलग टाइप के वहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ और आपको रिकॉल करवाता हूँ। तो पॉलिनोमियल्स में हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, जहाँ पे हमने अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था लीनियर, है ना, फिर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक, फिर हमने पढ़ा था क्यूबिक, है ना, इस तरीके से, फिर हमने बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से हमने पढ़े थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, वहाँ पे तो हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। तो क्या इसमें क्या रिलेशन है या क्या इससे हम रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि लीनियर का मतलब क्या होता है, चाहे हम पॉलिनोमियल के वे में बात करें चाहे इक्वेशन के वे में बात करें, अगर हम बात करें कि लीनियर पॉलिनोमियल, वहाँ पे हम ये कहते थे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा x+2, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। अगर इस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, यानी कि कोई पावर नहीं है, तो उसका मतलब पावर 1 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोल रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल। सेम टू सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में लगता है कि अगर कोई इक्वेशन मेरे पास लिखी है, जस्ट एन एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x+2 = 0। अब देखो, यहाँ पे भी मैंने x+2 लिखा था, यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के x+2 लिखा है। ये दिखाता है क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल को। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्या आप सिर्फ देख के मुझे बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इस सर ये ऊपर वाला आप कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल को दिखा रहा है, नीचे वाला इक्वेशन को। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा भी आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि सर =0 लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे कोई भी चीज़ =, में नहीं है। तो यही बेसिक फंडा होता है कि ये जब मैं लीनियर इक्वेशन पढ़ाने लगता हूँ तो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़ाया था क्लास 9th में, और यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते तो कन्फ्यूजन होता है कि पॉलिनोमियल कहाँ हो रहा है, इक्वेशन कहाँ है। तो हमें सबसे बेसिक फंडा एक तो ये याद रखना है कि जब भी इक्वेशन लिखा हुआ आए, इसका मतलब इक्वल में कुछ आपके पास वैल्यू आएगी, =0 आ सकता है, यानी कि बेसिकली इक्वल लगा होगा तो वहाँ पे जो ये पूरी चीज़ है ना, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो ये इक्वल नहीं, जैसे इसमें इक्वल नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पावर के हिसाब से, अब यहाँ पे पावर सिंगल है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता, पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक होता, पावर 3 होती तो क्वाड्रेटिक होता। यहाँ पे वही फंडा लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, नहीं है, यानी कि पावर 1 है। लेकिन अगर हम अपने चैप्टर की बात करें तो हमारा चैप्टर का जो नाम है वो ये कहता है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेना है 2 वेरिएबल्स के अंदर। यानी कि हमें हमारी जितनी भी इक्वेशंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हमारे पास हर एक लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। तो मैं उसका भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x+y = 2। तो पहली बात तो क्या ये इक्वेशन है या नहीं, वो आपको पता चलेगा कि सर इक्वल का साइन है, बिल्कुल इक्वेशन है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो x और y है, दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल। ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को। और जो ये 2 लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर को, यानी किसी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इक्वल के इस तरफ की साइड जो हमारे लेफ्ट में आ रही है इसको हम बोलते हैं LHS, और इक्वल के इस तरफ की साइड जो हमारी राइट में आ रही है उसको हम बोलते हैं RHS। और आइडियली जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो LHS RHS को हम इक्वल लाने की या बनाने की या उसके थ्रू सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी,
1 होनी चाहिए। याद रखना किसकी पावर होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल की, ना कि आप नंबर या कांस्टेंट की बात करें। वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई एम एन टी जो भी है उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारा चैप्टर 2 वेरिएबल्स के लिए है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें हम 2 वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। लेकिन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, नहीं कि दोनों की पावर लीनियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से बना हमारा लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों की पावर 1 हो, यानी कि सिंगल सिंगल पावर हो। अब बात करते कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब। तो सिंपल सी बात है, एक होती थी तो हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन। अगर एक साथ 2 ले लें, है ना, यानी कि जोड़ी में ले ले, पेयर में ले ले, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। मान लो एक और इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक मैंने लिख दी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ किसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तो ये बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी बेसिकली 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेयर ऑफ शूज़ होता है ना। तो ये इसका सिंपल मतलब हो गया कि जोड़ी में कोई भी चीज़ है, यानी कि जोड़ी में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। आई होप ये यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी कि पे व्हाट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये ऐसे हम हर जगह तो ये एग्जाम्पल देते तो समझेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या किया, जो भी हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, इसकी जनरल फॉर्म बनाई कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझाना है। अभी तो सर आपने समझा दिया, लेकिन इसको जनरली हम कैसे लिखेंगे, या कहीं पे हमें इसको शो करना है, दिखाना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हमने सीखी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, देखिए अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए तो यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिखी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये x और y है, जैसे इससे पहले वाले हमने एग्जांपल देखा था उसमें भी थे, इसमें भी है। ये x और y बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने लिखा भी है x एंड y आर वेरिएबल्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल्स। तो हमारी पहली बात तो देखो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, पता करने का क्या तरीका है कि सर इनमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। और एक साथ 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब मैंने सर ये a1 b1 और c1 आपने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे वो शो किया है कि a1 b1 और c1 जो है बेसिकली वो इनके कोफिशिएंट्स हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं, वहाँ हमने कोफिशिएंट्स का मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिर भी बता देता हूँ कि इस x y के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा होता है ना, वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने माना a1, y का जो है b1, और ये जो c1 है दिस इज c मतलब कांस्टेंट टर्म, ओके। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन और हो सकता है कि सर आपने यहाँ 1 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, ऐसा क्यों किया। ये बेसिकली इस चीज़ को दिखाता है कि बेटा ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये एक इक्वेशन है, यानी कि 1 1 1, ये एक इक्वेशन को दिखा रहा है, और जो 2 2 2 है ये सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन को दिखा रहा है। कि मतलब आप में अपने आप में ये क्या है, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो इनके बस कोफिशिएंट्स को डिफरेंट दिखाने का एक तरीका है कि ऊपर वाले को हम a1 b1 और c1 लेके चलते हैं, और नीचे वाले को a2 b2 और c2 लेके चलते हैं। और ये a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आपस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप में कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है या उसका क्या तरीका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि एक इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई इक्वल टू 0। इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 ज़रूरी है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो। और यहाँ पे आपको पता है कि x और y वेरिएबल्स हैं और बाकी सारे कोफिशिएंट्स। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आगे चले हम अगर इसके और डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ना, जिससे हम और मैटर समझ पाएंगे कि क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, जस्ट लेट मी चेंज द इंक। तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई, अगेन एक्स और वाई क्या है मेरे, सॉरी वेरिएबल्स हैं, हमने लिखा भी है। और एक्स के साथ में क्या लिखा है 2, तो ये इसका कोफिशिएंट है। वाई के साथ में क्या लिखा है 3, तो ये इसका कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास 9, तो इसका क्या है कोफिशिएंट है। अब फॉर एग्जांपल कभी आपको इन इक्वेशंस को देख के आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी हेल्प से बताओ a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है और c2 की वैल्यू क्या है। अगर ये आपको निकालना हो, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है जो आगे हमें काम आएगा, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। आप इसको देखो,
इस वाले पार्ट को, है ना, इस इक्वेशन को देखो, इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको बोलूँ कि सर 1 का मतलब ये है कि मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन की सारी चीज़ें देख रही हैं, ओके। तो अगर हम बात करते हैं A1 की, तो A1 क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो A1 क्या है, इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो A1 क्या हो जाएगा मेरा x के साथ में लिखा हुआ नंबर यानी कि 2। फिर अगर हम बात करें B1, सर B1 तो y के साथ लिखा होता है, बिल्कुल यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ है 3, ये आ गया 3। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस का है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस का होता नंबर, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप C क्या है हमारा, यानी कांस्टेंट हम माइनस की है, तो हमें माइनस का 9 पूरा लिखना पड़ता, ओके। यहाँ पे C1 हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे C में यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो C1 मेरा माइनस का 9 होगा, यानी पूरी वैल्यू होगी। इसी तरीके से अब हम A2 B2 C2 के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन को देखते हैं, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन से तीनों वैल्यू आ गई, तो इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से 3 वैल्यू आएगी। तो अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है कि सर 4 है, x का कोफिशिएंट क्या है 4, यानी कि A2 x का कोफिशिएंट मतलब A2 है ना, ये कितना हो गया मेरा 4। इसी तरीके से अगर B2 की बात करें तो B2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y यानी 6, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो मेरा क्या है C2 है, यानी कि माइनस का 18। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको निकालना आना चाहिए। जस्ट इन केस अगर मान लेते कोई वैल्यू मिसिंग है ना, तो वो भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया कि सर 2x सीधा ये प्लस का 3y नहीं आके -9 = 0, तब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में हमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1 B1 एंड C1, तो उसमें देखो y यानी कि B1 नहीं है, बीच वाली वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, तो y का जो कोफिशिएंट होगा यानी ये वाला कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो B1 जो है उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे x के साथ वाला कोफिशिएंट A1 हो गया, y है ही नहीं तो B1 की वैल्यू 0 और c की जगह अपना -9 आ जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, पर अभी हमें जो समझना था वो ये था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, तो वो हमने यहाँ पे सीखी, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 की फॉर्म। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर, अब जो मैं आपसे कह रहा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का पार्ट आ गया है। तो जैसे कि अभी हमने सीखा है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, और इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं जैसे अभी हमने देखे A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं, उनको कंपेयर करके या उनकी कुछ कैलकुलेशंस करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनती है। तो वो कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी है, ये रही आपके सामने कंडीशंस, जस्ट लेट मी चेंज द इंक। तो ये हमारी कंडीशन है। तो अगर हमारे पास इनमें से कोई कंडीशन इसको कंपेयर करने के बाद ट्रू होती है, क्या कंपेयर करते हैं वापस बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, A1x B1y C1 = 0, A2x B2y एंड C2 = 0। ये हमारे पास दो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, उसकी बात करते तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको मान लीजिए इस तरह की दो इक्वेशन दे दी, तो इसके अंदर आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करें और कंपेयर करके बताएं कि उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा। अगर ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकल सोल्यूशन कैसा आएगा, एल्जेब्रिकल सोल्यूशन कैसा आएगा, वो कैसा आएगा, सिर्फ कंपेयर करके हमें बताने हैं। तो उसके लिए टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, अब वो समझता है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो भी इक्वेशन है, अभी मैं इक्वेशन लूँगा यहाँ पे आपके साथ, अगर उसमें A1/A2 यानी कि x का कोफिशिएंट दोनों का अगर मैं उसका क्या ले लूँ रेशियो ले लूँ, और y के दो कोफिशिएंट है उनका रेशियो ले लूँ, और अगर वो नॉट इक्वल्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऐसी इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से एक दूसरे को कट करता हुआ बनेगा, और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसका केवल एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि एक सोल्यूशन होगा जिसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। कोई भी चीज़ अगर एक होती है उसको हम बोल सकते हैं ना यूनिक है, अलग है, वन है। तो इस तरीके से अगर ऐसी कंडीशन ट्रू होती है, मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, मज़ा आएगा देखना। ये लिखी मैंने एक इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है x - 2y = 0, और नीचे वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो है 3x 4y - 20 = 0। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन आया कि इसके रेशियो यानी कोफिशिएंट्स के रेशियो कंपेयर करो और बताओ सोल्यूशन कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे कि सर इसके A1
B1 C1 निकालूंगा, नीचे A2 B2 C2 निकालूंगा और कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखिए इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी A1 की वैल्यू कितनी है सर? A1 की वैल्यू तो 1 हो गई, कुछ नहीं है, या कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1। B1 की बात करें तो y के साथ है -2, तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? B1 की वैल्यू हो गई माइनस का, क्यों मैंने बताया था माइनस है तो ले रहा है। अब यहाँ C1 तो है नहीं, तो C1 जीरो हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया था जो मिस है वो जीरो है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन, तो x के साथ 3 है, यानी ये सेकेंड वाली इक्वेशन है, तो A2 लिखेंगे इसको। A2 की वैल्यू 3, यहाँ पे y के साथ में 4 है, तो B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -20। अब हमने क्या सीखा अभी कि सर अगर हम A1/A2 करते हैं, ये रहा A1/A2, अगर मैं इसको अपॉन में कर दूँ, रेशियो ले लूँ बेसिकली, तो ये बन जाएगा 1/3, और यहाँ B1/B2 कर दो तो ये आएगा -2/4। तो ये कट भी हो रहा है, ये हो रहा है 1 टाइम, ये हो रहा है 2 टाइम, तो ये बन गया -1/2। अब मुझे एक बात पता है, एक तरफ तो मेरे पास A1/A2 आया 1/3, दूसरी तरफ B1/B2 आ रहा है सॉल्व करके -1/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब मैंने बिना सोल्यूशन किए, मतलब x और y की वैल्यू बिना निकाले, यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन निकालूं तो वो एक दूसरे को कट करती हुई सर वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ग्राफिकल पूछे तो इंटरसेक्टिंग लिखना है, और अगर पूछे एल्जेब्रिकल सोल्यूशन कैसा होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि उसका वन सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन, ये हो गया आपका एल्जेब्रिकल सोल्यूशन। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है भाई, याद रखना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, अब मैं इसके लिए आपके इसकी इक्वेशन भी दिखा देता हूँ। अगर आपके पास A1/A2, जैसे मैं यहाँ पे इसके पास देखो क्या है, A1 क्या है, 1 है, ठीक है, A2 की वैल्यू 2, तो 1/2। यहाँ पे भी देखो 2/4 है, तो कट करूँगा तो 1/2, यहाँ पे भी -4/12, यानी कि यहाँ पे 1/3 आ रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है? सेकंड वाली। A1/A2 यहाँ पे करने पर जो वैल्यू आ रही है वो B1/B2 करने पर भी सेम आ रही है, जैसे 1/2 हो जाएगा। तो ये तो सेम आ रहा है, लेकिन ये लास्ट वाली सेम नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा। तो क्या पूछेंगे आपसे? तो ये पूछेंगे कि अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाती है, ये वाली इक्वेशन मिल गई, तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन कैसा होगा? तो हम बोलेंगे कि दे विल फॉर्म पैरेलल लाइंस, दे विल फॉर्म पैरेलल लाइंस। पर अगर एल्जेब्रिकली पूछा जाए कैसा सोल्यूशन होगा, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एज दे आर पैरेलल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो देयर विल बी नो सोल्यूशन। अगर 30 की हम बात करें, 30 की इक्वेशन मान लो इस तरीके की इक्वेशन आ गई, जिसके अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो आप देखो 2/4 करूँगा तो ये 1/2 बन जाएगा, 3/6 करूँगा तो ये भी 1/2 बन जाएगा, और 9/18 करूँगा तो ये भी 1/2 बन जाएगा। माइनस से माइनस कट ही रहा है, तो तीनों ही कंडीशन में A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन बनती है, इस लाइन का जो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक सोल्यूशन क्या होगा, उसका अगर नाम पूछा जाए तो वो होता है कोइंसिडेंट लाइन्स, सॉरी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, हमसे ग्राफ बनवा के नहीं पूछेगा, हमसे नाम पूछेगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। और एल्जेब्रिकल अगर कंडीशन की बात करें तो अगर ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है तो इनके तो अनगिनत सोल्यूशन है, इसलिए हमने लिखा है देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। दो चीज़ें पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन कैसा, इक्वेशन देके, तो वो आपको पता है, कंपैरिजन से आपको पता करना है कि ये 3 कंडीशन होगी, इसके हिसाब से हमें ज्योमेट्रिकल सोल्यूशन कौन सा उसका नाम बताना है, या फिर एल्जेब्रिकल सोल्यूशन कौन सा उसका नाम बताना है। एक लास्ट चीज़ और जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, मैं आपको सिखा देता हूँ। वो ये है कि कई बार आपसे पूछते हैं कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी जाए, है ना, तो क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इसका क्या मतलब? यहाँ तो कहीं नहीं दिखा सर आपने। इसका बेसिक मतलब ये है, अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, चाहे वो एक निकल रहे हैं, 1000 निकल रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होगी। यानी कोई भी ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 1 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, तो ये कंसिस्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो है ना, तो ये कंसिस्टेंट है। यहाँ हमने लिखा है नो सॉल्यूशन, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, उसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो आई होप यहाँ पे मैंने बहुत टाइम देके बहुत चीज़ें समझाई हैं। आई कंफ्यूज मत होना, कोई भी चीज़ में फिर भी डाउट है तो मैं एक समराइज में फटाफट बता देता हूँ।
पहले तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमसे ज्योमेट्रिकल नेम पूछता है तो ज्योमेट्रिकल नेम लिखना है, यानी कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये लिखना है। अगर हमसे अलजेब्रिकली नेम पूछ रहा है, ये वन सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो हमें वो लिखना है। ओके, एक और चीज़ जो लास्ट में मैंने समझाई कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है या मैनी सोल्यूशंस है, अगर ये वाली कंडीशन आती नहीं, फर्स्ट वाली कंडीशन और थर्ड वाली कंडीशन आती है, तो ये आपके कंसिस्टेंट होते हैं। और जो ये वाली कंडीशन है सेकंड वाली, जिसमें नॉट इक्वल टू C1 C2, ये इनकंसिस्टेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है, यानी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब तो हो गया सोल्यूशन पॉसिबल, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन। तो ये सब हमारे इस पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा हमने यहाँ पे देखा, कंसेप्ट देखा कि किस तरीके से अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है तो उसके हम कितनी सारी चीज़ें हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक आप देखो हमने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन फिर भी हम बता पा रहे हैं कि एक सोल्यूशन निकलेगा, मैनी सोल्यूशन निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये इस कंसेप्ट की बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसके अंदर, तो सेकंड कंसेप्ट हमारे पास आता है, तो वो आता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अभी तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन बोले कि हम तो आपको इक्वेशन दे रहे हैं, आप तो ग्राफ को प्लॉट करो, तो कैसे करेंगे? क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसका भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। हमने यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलूँगा तो समझ आना है कि समय दो इक्वेशन लिए लीनियर इक्वेशन, एक ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 1, एक 2 है। ओके, तो अगर हम इसमें बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो कोई भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के अंदर सीधी सी बात है, दो एक्सिस होते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए ग्राफ बनाया है, जस्ट अ सेकंड, ये रहा। तो दो एक्सिस होते हैं, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस। जस्ट अ सेकंड, यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई। सेंटर पे हमारा ओरिजिन होता है, ये आपको पता ही है। अब अगर हम बात करें, अगर हमें कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करना, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की सीधी वैल्यू ना देखिए, इक्वेशन से लेनी है। कैसे लेनी है वो हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, अब मैं सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, यानी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन? ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली x और y की दोनों वेरिएबल है ना, मुझे x और y की यहाँ पे ऐसी वैल्यूज को पुट करना है कि जिसकी वजह से LHS इक्वल टू RHS हमेशा मेंटेन रहे, यानी इक्वल का साइन जो है वो जस्टिफाइड रहे। यानी x और y की ऐसी वैल्यू जिनको ऐड करूँ तो वो 4 बन जाए, ये मतलब है इसका। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सबसे इजी वैल्यू लेते हैं, x की जगह 0 रख दिया मैंने, तो मुझे बताओ x की जगह 0 रखते हैं, अब 0 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं जिसको जोड़ के मेरे पास 4 आ गया? तो आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल है, 0 के साथ आप 4 जोड़ दीजिए, यानी y की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूं, x 0 y 4, यानी कि 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, तो आ गया मेरा RHS 4। यानी कि मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यूज को पुट करना है जिनको पुट करके सॉल्व करूँ तो 4 के इक्वल आ जाए, तो ये आ गया 0 4। अब अगला अगर मैं देखूँ तो सर मैं x की जगह अगर 1 रख दूँ और y की जगह 3 रख दूँ, तो 1 प्लस 3 4, ये भी सही हो रहा है सर। अब अगली अगर हम बात करें सर, दोनों की जगह 2 2 पुट कर दें, पर 2 प्लस 2 4, यानी कि ये मेरा फर्स्ट जो इक्वेशन है ना, इससे ग्राफ आ गया। इसका ग्राफ इन द सेंस इसके पॉइंट्स आ गए जिसके हेल्प से आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ कि सर मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, छोटा सा एक बॉक्स मैंने बनाया नहीं, यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमारे पास वही कंडीशन है कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सर कितनी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए मैक्सिमम तो आप चाहे जितने निकाल सकते हैं, कम से कम मिनिमम तो मिनिमम आपको 3 वैल्यूज़ होने चाहिए, सो दैट डिपेंडिंग करता है कि क्वेश्चन में अगर इस तरीके की वैल्यू हमारे पास है कि हम डायरेक्ट उससे ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे 3 वैल्यूज़ में, वैसे तो सफिशिएंट ही आपको ग्राफ बन जाएगा, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो आप उससे ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, सेकंड वाले इक्वेशन की, इसकी, तो अब मुझे x और y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको सॉल्व करके मेरा आंसर 2 आ जाए। देखो आपको सबसे ईजी बात ये याद रखना है कि आपको ईजी वैल्यूज़ के ऊपर ही जाना है, हमें बहुत वहाँ पे तुरंत खाने, हमें क्वेश्चन हमारा एक्यूरेटली सॉल्व होना चाहिए, जल्दी सॉल्व होना चाहिए, ये हमारा प्राइम टारगेट है। ठीक है, ज़बरदस्ती हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेके अपना वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए या टाइम लग जाए हमें, है ना। तो अगर हम बात करें तो ईजी वैल्यूज़ लेनी है हमें यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सर एक काम करते हैं, x की जगह सर यहाँ पे 2 रख दो और y की जगह 0 रख दो। मैं तो कहता हूँ 0 वाली वैल्यू जितना हो सके जहाँ यूज़ करो ग्राफ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं x
2 रख दूँ, y 0, मैंने लिखा x माइनस वाई यानी 2 माइनस 0, 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। 2 माइनस 0 करूँगा तो 2 ही तो आएगा। ओके, अगली वैल्यू बताइए। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, आपको अगर इनके अलावा भी कोई वैल्यू आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे ये वैल्यू भी हम लेके ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ आप लोग मुझे देख रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत डिटेल में बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ। आगे आगे बात करते हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं फिर सर? 3 और 1 ले सकते हैं, एक्स की जगह 3 माइनस वाई की जगह 1, बिल्कुल, ये 3 और ये 1। सर एक्स की जगह 4, 4 माइनस 2 आ रहा है, बिल्कुल, यानी कि हमने यहाँ पे 4 और 2 की है। तो इस तरीके से मेरे दोनों ये यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए और इक्वेशन नंबर 2 के लिए मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, जिनकी हेल्प से नाउ आई कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो बस हमारा मेन कोर कॉन्सेप्ट था ना कि ग्राफ अगर ड्रॉ करना तो हमें क्या चाहिए, हमें ये डब्बा जो है ना, मैं इसको बोलता हूँ डब्बा, जो पढ़ाता हूँ, ये डब्बा बनाना आना चाहिए इस इक्वेशन की हेल्प से। हर बार इक्वेशन इतनी ईजी नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की इक्वेशन मिलेगी, जहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था। अब चलो फटाफट इसकी हेल्प से अगर हम ड्रॉ करने जाते हैं हमारे ग्राफ को, तो देखो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट वाले डब्बे को। ओके, तो इसमें है x 0 y 4। अभी प्लॉटिंग हम ऑलरेडी क्लास 9 में करते हैं, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू 0 तो सर 0 तो ये होता है सेंटर में, y की वैल्यू 4 ये रहा, तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है x1 y3, x1 का ये रहा, y3 ये रहा, मतलब ये x1 और y3 जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो मेरा पॉइंट है बेसिकली। नेक्स्ट है x भी 2 होना चाहिए, y भी 2, तो x2 ये रहा और y2 ये रहा, दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट करेंगे सर? यहाँ पे मीट करेंगे। तो आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, लीनियर इक्वेशन इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है दे विल फॉलो अ लीनियर पाथ, यानी लीनियर पाथ को, लीनियर लाइन को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्केल नहीं है, मैं डायरेक्ट बना तो थोड़ा सा आप समझ जाइए कि इस तरीके से लीनियर पाथ बन गया। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये जो ना, ये ग्राफ जो बना है पहले डब्बे का बना, पहला डब्बा मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना है। तो इक्वेशन में हम यहाँ पे चाहे तो शो कर सकते हैं विच इज़ x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डब्बा, यानी सेकंड वाले डब्बे की अगर हम बात करें तो उसके लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। 0 होगा मतलब नहीं, x की वैल्यू 2 का है वो देख लो, x की वैल्यू 2 है। अब मैं इसके लिए कलर भी चेंज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये हमारा कलर उसका। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया जहाँ पे x2 है, y0, y0 होगा मतलब नहीं, सीधा x2 पे हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो x3 है, y1 है, x3 y1 ये रहा, ये देखो ये y1 और ये x3। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो x4 है, y2 है, x4 y2, ये 4 और इसके पीछे है और ये 2। ये भी देखो काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखिए इस तरीके से, अब ये कौन सी लाइन ग्राफ है? ये सेकंड वाली का है, तो हम इसकी सेकंड वाली इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वाई। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए हमने ग्राफ बनाया तो मुझे बता सकते हैं इस ग्राफ का नाम क्या है? हमने पीछे सीखा है कंसेप्ट में कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करते हैं तो इसका क्या नाम है? अगर आप देखें कट कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग ग्राफ। और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, बेसिकली वो इनका सोल्यूशन पॉइंट है। आगे सीखेंगे, कलर चेंज करके देखो, ये जो देखो ये यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कट करना है, तो ये बेसिकली दिस पॉइंट इज व्हाट देयर सोल्यूशन। अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछा था ना इसका सोल्यूशन बताओ ग्राफिकली, है ना, ऐसा अगर आपसे पूछते कि व्हाट इज द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ये इसका कॉमन पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है, उस कॉमन पॉइंट पे एक्स और वाई क्या है, ये हमारा सोल्यूशन होता। तो पहला हमने क्या सीखा है यहाँ पे, ये किसी भी इक्वेशन का डब्बा एम की ग्राफ बनाने की जो वैल्यूज थी वो कैसे निकालनी है, उनसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, और अगर वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग है जैसा कि यहाँ पे इस केस में हो रहा है, तो उस कंडीशन में सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जहाँ पे ये कट करा है, इस कॉमन पॉइंट पे कट करा है, तो इस कॉमन पॉइंट पर अगर मैं लिखूँ x कितना है, तो सर x जो है ना वो 3 है, और y कितना है, इससे अगर मैं y पे ले जाऊँ तो y 1 पे जा रहा है, तो उसका मतलब y 1। ये जो वैल्यूज है ना, दीज आर द सॉल्यूशंस। अगर आपसे पूछा जाए इन इक्वेशंस का ग्राफिकल सोल्यूशन क्या है, तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफिकल सोल्यूशन। ग्राफ बनाया, दोनों जहाँ कट हो रहे हैं उस पॉइंट को, जो x और y की वैल्यू जो पॉइंट दे रहा है हमें, दैट इज द ग्राफिकल सोल्यूशन फॉर यू गाइस।
आई होप ये जो ग्राफिकल मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा बहुत डिटेल से पढ़ा, उसमें हमने पहले तो ये सीखा कि कंडीशंस के हिसाब से किस तरीके से इनकी नेमिंग होती है और दूसरे में किस तरीके से प्लॉट होता है। तो ये आपको आज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। फिर भी जस्ट इन केस कोई अगर आपको डाउट है, अगर आप कुछ और भी इसमें सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो स्टार्ट होने वाली है, तो वो मैं ऑब्वियस बात है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और आजकल जब नया चल रहा है हाइप करो, है ना, तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितना बेटर कंटेंट मैं ला सकूँ, और कोशिश करूँगा इस तरीके से और वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी छोटा सा मोटिवेशन है कि आप लोग वीडियोस को लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन होता रहेगा और क्या चाहिए। ठीक है, बट अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए